Welcome to the second video of repatriation and career issues. ये जो सेकंड वीडियो है ये रिपैट्रिएशन प्रोसेस के ऊपर है। दी व्हाट इज द रिपैट्रिएशन प्रोसेस, किस तरह जो है रिपैट्रिएशन जो रिपैट्रिएट्स होते हैं जिनको वापस इंटरनेशनल असाइनमेंट्स होम कंट्री में बुलाया जाता है, उनका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह जो है कौन से प्रोसेस के थ्रू उन्हें जो है वो वापस लेकर आना चाहिए। तो इसमें फोर जो प्रोसेसेस हैं, जो फेजेस हैं, उनको डिस्कस किया गया है। पहला फेज इसके अंदर जो है दैट इज द प्रिपरेशन फेज, सेकंड इज द फिजिकल रिलोकेशन, थर्ड इज ट्रांजिशन एंड द फोर इज रीएडजस्टमेंट। तो हम इन जो फोर जो स्टेप्स हैं रिपैट्रिएशन प्रोसेस के, या फोर फेजेस हैं रिपैट्रिएशन प्रोसेस के, इसको हम डिटेल में वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले रिपैट्रिएशन फेजेस में सबसे पहला फेज जो है दैट इज द प्रिपरेशन। प्रिपरेशन मीन डेवलपिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू पोजीशन। तो प्रिपरेशन का मतलब यह है कि जो है फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान आपने बनाना है उस जो इंटरनेशनल असाइनमेंट पर जो एक्सपेट्रिएट्स बैठा हुआ है, उस एक्सपेट्रिएट्स के लिए उसके फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान बनाने हैं कि अगर वो वापस अपने कंट्री में जाएगा तो उसके लिए क्या फ्यूचर प्लान होंगे, वहां जाके उसने क्या करना है, किस तरह के काम करना है, तो प्लानिंग करनी है उसके लिए। फिर उसके बाद वहाँ जो पोजीशन है जो कि होम कंट्री के अंदर है, जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पोजीशन कौन कौन सी अवेलेबल है और नई पोजीशन जो है इसको हम कौन सी दे सकते हैं इन द फ्यूचर जब वो वापस जाकर अपने होम कंट्री में काम करेगा। तो उसके ये फ्यूचर प्लान बनाना है एक्सपेट्रिएट्स के लिए प्रिपरेशन फेज में, और नई पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी नई पोजीशन जो है उसके लिए नई पोजीशन जो है अवेलेबल होंगी उस टाइम में जब वो वहां जाएंगे। तो प्लान्स में क्या हो सकता है कि वो वहां जाकर किस तरह जो है उससे हाउसिंग, उसकी जो स्कूलिंग उनकी फैमिली की, उसकी उसकी सोसाइटल एडजस्टमेंट, कल्चर एडजस्टमेंट, इस चीज़ों से रिलेटेड जो है उसके लिए ट्रेनिंग और अदर्स जो भी रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड जो प्लान है वो जो है कंपनी को बनाना है। तो ये सबसे पहले प्रिपरेशन फेज के अंदर जो है हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेकंड फेज के अंदर है रीलोकेशन, breaking ties with colleagues and friends and traveling to the next position, यूजली द होम कंट्री। आम तौर पर होम कंट्री में होता है, लेकिन आप किसी दूसरे कंट्री में भी जो है भेज सकते हैं उसको, लेकिन होम कंट्री में ज़्यादा जो है आमतौर पर वापस लोग आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप फिजिकल रिलोकेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो फिर आप के वहाँ जहाँ पे आप होस्ट कंट्री के अंदर आप काम कर रहे होते हैं, वहाँ आपके कोलीग्स होते हैं, वहाँ आपके फ्रेंड्स होते हैं। तो वहाँ उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता से जो है आपके जो ताल्लुकात हैं, जो आपके रिलेशनशिप हैं, फ्रेंड्स और कोलीग्स की जो रिलेशनशिप है उसके अंदर आप ब्रेक करते चले जाते हैं। उसके अंदर जो है वो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने असाइनमेंट को किसी दूसरे को साथ मिलाकर उसको तैयार करते हैं ताकि वो असाइनमेंट इजीली जो है वो बंदा उसको कर सके, अगर कोई ऐसा है कंटिन्यूअस असाइनमेंट है। तो अदरवाइज आपको अपने कोलीग्स से, जिन के साथ, जिन फ्रेंड्स के साथ आप थे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको आपने उन्हें जहनी तौर पर जो है वो तैयार करना होता है कि जो अब जो है वो आप एक इस कंट्री को छोड़कर दूसरे होम कंट्री में जाना चाह रहे हैं, और वहीं जाकर आप नेक्स्ट जो पोजीशन होगी उसको आप संभालेंगे आमतौर पर जो है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए, उसकी जो फिजिकल लोकेशन है उसके लिए कि किस तरह जो है वो उन कोलीग्स और फ्रेंड्स उनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनको जो है उनके रिलेशनशिप को जो है उस हद तक के, जो वर्क की हद तक है, वो किस तरह ब्रेक डाउन, किस तरह जो है ब्रेक करेंगे ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना काम को कंटिन्यू करें, जो उनके फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, और ये भी आसानी से उस कंट्री से मूव करके अपने होम कंट्री में या किसी दूसरे कंट्री में जा सके। तो ये फिजिकल रिलोकेशन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कलीग्स आपके बन जाते हैं या फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो जो है उनके साथ जो है जब आप
एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे होते हैं या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे होते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द इंडिविजुअल कि वो एडजस्टमेंट जो है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसकी के लिए जो है ये प्लान आपने बनाना है। और फिर ट्रैवलिंग जो है नेक्स्ट पोजीशन के लिए आप किसी भी दूसरे कंट्री में या होम कंट्री में आप जा रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल लोकेशन के वहाँ जाकर आपको जो है फिजिकली जो रिलोकेट किया जा रहा है तो वहाँ के लिए आपकी क्या प्रिपरेशन है, किस तरह जो है आपको वहाँ पर रिलोकेट करेगी कंपनी। उसके बाद ट्रांजेक्शन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांजेक्शन में अरेंजमेंट्स जो है, मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द हाउसिंग, स्कूलिंग एंड कैरिंग आउट अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो उसके लिए आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। द थर्ड फेज है ट्रांजेक्शन फेज है। अब आपको जो है इस इन सारी चीज़ों का कंपनी को अरेंजमेंट करना है, या इवन वो अगर कंपनी नहीं तो इंडिविजुअल जो है उसे इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना है। जैसे कि अगर आप किसी दूसरे कंट्री में, जब आप अपने वापस कंट्री में आएंगे तो उसमें सबसे पहले तो आपको जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको भी आप रिन्यूअल कराएंगे। आपका जो है हेल्थ इंश्योरेंस है या बैंकिंग अकाउंट बैंक के खुलवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रांजेक्शन पीरियड के अंदर, जो ट्रांजेक्शन हो रहा होता है उसके अंदर ये कंप्लीट करना होता है। आपको अपने बच्चों के स्कूल ढूंढने हैं, आपको अपने हाउस का अरेंजमेंट करना है, या उसके अलावा दूसरे कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं तो उससे रिलेटेड जो काम है आपको वो ट्रांजेक्शन पीरियड के अंदर आपको करने होते हैं। उसके बाद फोर्थ जो है वो दैट इज द रीएडजस्टमेंट। रीएडजस्टमेंट जो है कोपिंग विद द चेंजेस, यानी कंपनी चेंजेस जो है रिवर्स कल्चरल शॉक एंड करियर डिमांड्स। तो रीएडजस्टमेंट के अंदर जो कंपनी के अंदर चेंजेस है, जो उस पोजीशन को किस तरह उसके लिए नई पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है, उसको उस पोजीशन पर कैसे एडजस्ट करना है, और उनके जो कोलीग्स हैं जो पहले किसी और के साथ काम कर रहे थे अब इसके साथ काम करने के लिए आएंगे तो उनको कैसे रीएडजस्ट करना है। अगर कोई इसका बॉस है तो वो कैसे इसको अकोमोडेट करेगा। फिर जो कल्चर शॉक है, उस कंपनी जिस कंपनी में वो काम करके आया उस कंपनी के अंदर जो है अब वो अलग कल्चर होगा, वहाँ की सोसाइटी अलग होगी। यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल टोटली अलग होंगे। तो वो जो कल्चरल एक शॉक है वो भी एक जो है एक प्रॉब्लम होगा। तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए जो है वो वर्किंग करनी होगी कंपनी और इंडिविजुअल्स को। इसी तरह करियर डिमांड्स है कि आप वहाँ पर किस पोजीशन पे काम कर रहे थे, कितनी आपकी सैलरी थी, अब आप इस यहाँ पर आए हैं तो आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी, कितनी सैलरी मिलेगी। तो आपको ये सारी चीज़ों के अंदर रीएडजस्टमेंट जो है जो एक्सपेट्रिएट्स होते हैं उन्हें करना ज़रूरी है। बाहर जाना तो बड़ा आसान होता है, लोग जा रहे होते हैं कि मैं बाहर इंटरनेशनल असाइनमेंट में जा रहा हूँ दूसरी कंट्री में। लेकिन अगर किसी कंपनी के पास प्रॉपर जो है वो प्लान नहीं है, प्रॉपर कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है कि किस तरह वापस आकर जब काम करेगा, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द एक्सपेट्रिएट्स कि जब वो इंटरनेशनल असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके वापस आएगा तो उसके लिए एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो खड़ा होगा जिसको उसने फेस करना है। इसलिए कंपनीज को चाहिए कि वो जो ये चारों फेजेस हैं उसके लिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए तैयारी करें ताकि वो आसानी से अपनी कंट्री में आकर एडजस्ट करें और उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। ओके जी, तो व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर द रिपैट्रिएशन। जब आप रिपैट्रिएशन कर रहे होते हैं तो उसके चैलेंजेस कौन कौन से आमतौर पर आपको फेस करने पड़ते हैं। उसमें फर्स्ट चैलेंज जो है वो ये है कि प्रिपरेशन फॉर repatriation deems less important as per the pre-departure training by the multinational firms। तो अब इसके अंदर इंडिविजुअल्स के लिए सबसे बड़ा जो मसला होता है वो ये होता है कि जब कंपनी किसी को इंटरनेशनल असाइनमेंट पर भेज रही होती है तो उस वक्त तो बहुत पैसा खर्च करती है, इन्वेस्ट करती है और उसकी प्री डिपार्चर ट्रेनिंग जो है वो कराती है मल्टीनेशनल फर्म। लेकिन कोई लोग जब वापस आ रहे होते हैं, रिपैट्रिएशन जो है हो रहा होता है, तो उसके ऊपर कंपनी इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, जिसकी वजह से जो एक्सपेट्रिएट्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होते हैं। तो इसलिए कंपनी को चाहिए कि जैसे प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कराकर आप इंटरनेशनल असाइनमेंट पर किसी को भेज रहे होते हैं, उसी तरह ही जब आप उसको किसी दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं या होम कंट्री में वापस बुला रहे हैं तो उसकी उसी तरह ही प्रिपरेशन होनी चाहिए और उसी तरह ही ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसी तरह उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आसानी से एडजस्ट कर सके। सेकंड है रीएडजस्टमेंट इज द लीस्ट अंडरस्टूड एंड मोस्ट पॉरली हैंडल। तो आमतौर पर ये होता है कि जब भेज रहे होते हैं तो कंपनी को क्योंकि ज़रूरत होती है,
लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें ये समझते हैं कि शायद वो अपनी कंट्री में वापस आ रहा है तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, तो वो प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर पाते। या इवन इंडिविजुअल भी जो होता है वो भी अपनी अगर चीज़ों को प्रॉपरली हैंडल ना करे तो दैट विल बी अ चैलेंज, दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर द इंडिविजुअल्स उसकी रीएडजस्टमेंट के लिए उस कंपनी के अंदर, और इवन जिस सोसाइटी में वापस आ रहा है, जिस कंट्री के अंदर वापस आ रहा है, वहाँ पर उसकी एडजस्टमेंट। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इवन इंडिविजुअल्स की भी है कि वो जो है इन चैलेंज से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को जो है इन चैलेंज से निपटने के लिए कोशिश करें कि उन्हें कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स ना आए। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी कोशिशों से, उनकी इन्वेस्टमेंट से जो फॉर्म है उसकी इंडिविजुअल्स के ऊपर, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, उनकी बच्चों की स्कूलिंग्स और इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो उसको गाइड करना है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है अपने जो एम्प्लॉइज हैं उसके लिए। ओके, इंडिविजुअल रिएक्शंस जॉब रिलेटेड फैक्टर्स, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जॉब रिलेटेड फैक्टर्स पर क्या रिएक्शंस होते हैं, किन किन चीज़ों को क्या क्या चीज़ें जो है उन्हें डैमेज कर सकती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब इसके अंदर 4 एरियाज को यहाँ डिस्कस किया गया। पहला है करियर एंग्जाइटी। तो करियर एंग्जाइटी जो है दिस इज अ प्रॉब्लम कि आप जब वापस आ रहे हो तो आपको नहीं पता कि क्या आपके साथ होना है, कौन सी पोजीशन मिलेगी, क्या काम मिलेगा, कुछ पता नहीं है। वर्क एडजस्टमेंट जो है ये सेकंड इशू है कि जब आप जाएंगे तो वर्क एडजस्टमेंट क्या होगा। कोपिंग अप विद न्यू रोल, कि अब जो नया रोल है उसकी क्या डिमांड्स हैं वो आपको नहीं पता जब आप आएंगे, तो ये और लॉस ऑफ स्टेटस एंड पे डेफिनेटली। जब आप इंटरनेशनल कंट्री में थे तो वहाँ पर आपका अलग स्टेटस था, अब आप यहाँ आएंगे तो आपको बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, और पे जो वहाँ आपको मिल रही होगी, यहाँ जो पे मिलेगी उसमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस होगा। इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले करियर एंग्जाइटी। तो करियर एंग्जाइटी में सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि नो पोस्ट असाइनमेंट गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आप वापस आ रहे होते हैं तो आपको आपको पहले ही पता होता है, पता नहीं है अब आप वापस जब जा रहे हैं कि तो आपको क्या, आपको जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी आपको जो जॉब है वो मिलेगी उस कंपनी के अंदर या नहीं मिलेगी। तो ये तो सबसे पहले आप ये सोचते हैं जी, अगर कंपनी पहले से प्लान बनाकर उनके लिए कंफर्म कर दे उनका जो पोस्ट असाइनमेंट है, उन्हें पहले ही पता हो कि जी उनको वो पोजीशन मिलेगी और ये सारी चीज़ें होंगी जो उससे पहले से ही उनके प्लान में शामिल हो, तो इंडिविजुअल को बहुत ये करियर एंग्जाइटी जो है उससे गुजरना नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि लेस विजिबिलिटी एंड आइसोलेशन। तो लेस विजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप जो है पहले जिस कंट्री में काम कर रहे थे वहां पर आपको सब लोग जानते थे, आप जो है वहां पर आपका एक स्टेटस था उसको आप जो है वो देखते थे। तो अब आपकी विजिबिलिटी कम होगी, लोग आपको जानते नहीं होंगे। अब उस विजिबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी होगी और कोशिश करनी होगी। तो विजिबिलिटी जो है उसके ऊपर आपको काम करना होगा। इसी तरह फिर आइसोलेशन है, जिसके अंदर जो है वो आप एडजस्टमेंट है आपकी, किस तरह जो है आप उसको एडजस्ट करते हैं। अगर हम आइसोलेशन का के मीनिंग देखें तो इसका मतलब सेपरेशन, लॉनलीनेस। तो आप जब वापस आते हैं तो एक तो विजिबिलिटी आपकी नहीं होती, लोग आपसे दूर होते हैं, आपको पता नहीं होता, लोग आपको जानते नहीं हैं, तो आप एक आइसोलेशन में रह रहे होते हैं। तो उसके लिए फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है जिसमें आप एडजस्ट होते हैं। तो इनिशियली लोग आपसे दूर होते हैं, आपको जानते नहीं हैं, आपकी विजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये एक चैलेंज होता है कि अपनी विजिबिलिटी को बढ़ाना और आइसोलेशन से बाहर निकलना और लोगों के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उसे इम्प्रूव करना। इसी तरह थर्ड इसके अंदर जो चैलेंज है, इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, दैट इज द चेंज इन द होम प्लेस। अब चेंजेस इन द होम प्लेस, अब जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आएंगे, आप उसके अंदर आपका जो है बहुत सारा सामान है, आपका घर है, वो आप वहाँ पर आएंगे पता नहीं कैसे, आप जो है वो रीएडजस्टमेंट आपकी हो रही होगी, आपकी फैमिली है उसके इश्यूज हैं, वो यहाँ पे एडजस्ट होते हैं नहीं होते हैं। तो दिस इज एन अदर इम्पॉर्टेंट एरिया जो कि एक एक्सपेट्रिएट्स को जो है वो फेस करना होगा। उसके बाद है कि वर्क एडजस्टमेंट कैसे होगी, द एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एंड द करियर एक्सपेक्टेशंस। तो जो करियर एक्सपेक्टेशन है और जो उनको अभी जो है एम्प्लॉयमेंट दी जा रही है, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो बड़ी ज़रूरी है। अगर
काम तो उन्हें दे दिया है, लेकिन वो जो एक्सपेक्टेड करके करके आए थे या वहाँ जो काम कर रहे थे उसका स्टेटस अलग था, और जो यहाँ काम कर उनको दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट दी गई है, जॉब दी गई है, उसका स्टेटस स्टेटस जो है वो कम है। इसलिए उस स्टेटस अगर एक्सपेट्रिएट की एक्सपेक्टेशन करियर की बहुत हाई है, और यहाँ आकर उसको किसी लो करियर जॉब में जो है बिठा दिया गया है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि वो किस तरह उस जो जॉब है उस एम्प्लॉयमेंट में एडजस्ट करेगा। तो वो सोचकर तो कुछ और आया था, लेकिन उसको जो जॉब मिली वो कुछ और थी, जो कि उसके एक्सपेक्टेशन से से मीट नहीं करती थी। इसलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। उसके बाद है री एंट्री पोजीशंस। अब डेफिनेटली अब जब आप री एंट्री अब जा रहे हो, तो उस वक्त आपको कौन सी पोजीशन वो देते हैं, अच्छी जो है आपके लेवल की पोजीशन है, वो किसी बंदे को हटाकर आपको पोजीशन देंगे, आपका क्या स्टेटस होगा वहाँ पर उस कंपनी के अंदर जब आप जाएंगे। तो अभी आपको कुछ क्लियर नहीं है कि किस तरह जो है आपको उस पोजीशन पर एडजस्ट करना है। डिवैल्यूएटिंग द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। तो कंपनी में जब आप आएंगे, अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं करेगा, और वो ये सोच कर आता है कि इंटरनेशनल असाइनमेंट पर हूँ, मैं वापस जाऊंगा तो पता नहीं मुझे कोई पूछेगा या नहीं पूछेगा, या ये बोलेगा यार तुम्हारा तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, यहाँ लोकल एक्सपीरियंस तुम्हारा है नहीं, तुम किस तरह यहाँ एडजस्ट करोगे, किस तरह असाइनमेंट्स को लेगे, किस तरह लोगों को डील करोगे। तो ये एक जो है वो प्रॉब्लम एक और वर्क एडजस्टमेंट के अंदर आपको जो एक्सपेट्रिएट्स है उनको आएगा। उसके बाद है कोपिंग विद द न्यू रोल डिमांड्स। अब जो जब आप काम करना शुरू करेंगे, तब आपको तीन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे रोल के अंदर। पहला जो है रोल बिहेवियर। जो आपका बिहेवियर है रिलेटेड टू द रोल, वो आप इंटरनेशनल असाइनमेंट में जब रहते थे तो वहाँ आपका बिहेवियर अलग था। अब जब यहाँ पर आए तो यहाँ के जो लोग हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल टोटली अलग है। अब उसके अंदर आप पहले वहाँ जो रिजल्ट आप जैसे देते थे या काम करते थे, अब यहाँ आकर वो रिजल्ट्स आप कैसे दे रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को यहाँ पे कैसे चेक या जज किया जा रहा है, वहाँ पर आपकी जो परफॉर्मेंस होती थी उसको चेक या जज कैसे किया जाता था, आपकी वो एक्सपेक्टेशन थी। अब यहाँ आकर अगर एक्सपेक्टेशन में चेंज होती है, तो परफॉर्मेंस आपकी प्रॉपर मेजर नहीं होती, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि आप एडजस्ट करें। इसी तरह रोल क्लैरिटी, जो आपको काम दिया गया है वो कितना क्लियर है, क्या आपकी टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्लियरली डिफाइन की गई है, आपको उसके स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं या नहीं बताए गए। तो ये थे 800 रोल कन्फ्लैक्ट्स। अगर कोई कोई किसी के साथ कन्फ्लैक्ट्स हो जाता है आपका, तो उसको उन कन्फ्लैक्ट्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो वहाँ पर आपने जो कन्फ्लैक्ट की रेजोल्यूशन का तरीका होगा उस कंट्री के अंदर वो अलग होगा, या वहाँ पे कन्फ्लैक्ट्स ही बहुत कम होते होंगे, और यहाँ पे अब आगे आपको कन्फ्लैक्ट्स ज़्यादा शायद फेस करने पड़ेंगे। अब उनके साथ आप किस तरह जो है कोप अप करेंगे, उनकी डिमांड्स को कैसे फुलफिल करेंगे, तो ये जो है कन्फ्लैक्ट्स इशू को कैसे सॉल्व करेंगे, ये दिस इज एन अदर चैलेंज। लॉस ऑफ स्टेटस एंड पे, यस डेफिनेटली ऑटोनॉमी। जब आप वहाँ पे काम कर रहे थे तो आप जो है इंडिविजुअली आपके पास एक पावर थी, उस पावर अथॉरिटी आपको दी हुई थी। अब क्या यहाँ आने के बाद भी वही अथॉरिटी आपकी कायम रहेगी, या कि वो अथॉरिटी कम हो जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है कि आपको चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, अकाउंटेबल होंगे आप नहीं होंगे, किस लेवल तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। जो लोअर पे जो है, जो आप इंटरनेशनल असाइनमेंट पर ले रहे थे उस पे में, और जब आप अपने होम कंट्री के अंदर आएंगे तो इस पे के अंदर डेफिनेटली जो है बहुत सारा फर्क होगा, कि वहाँ पर आप डॉलर में या यूरो में या किसी और करेंसी में पेमेंट ले रहे थे, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो मिलती थी अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ देखते थे। लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको रुपीज़ के अंदर वो पेमेंट मिलेगी, लेकिन जो कि उसके साथ अगर मैच करेंगे तो बहुत ही कम होगी। ये कुछ जो है इंडिविजुअल रिएक्शंस हैं जो कि होते हैं जब वो एक्सपेट्रिएट्स बाहर से वापस आता है। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि जॉब से रिलेटेड है, और उनके लिए एक्सपेट्रिएट्स के लिए ये प्रॉब्लम होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सेकंड वीडियो है ये आपको क्लियर हुई होगी। अगर कोई सवाल होंगे तो वी विल डिस्कस इन द क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आपने इस सेकंड वीडियो को सुनना है, इसको देखना है, पढ़ना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो पहले आप खुद कोशिश करेंगे कि वो आपको समझ में आ जाए। आप इंटरनेट नेट से, गूगल से, कहीं से भी आप उसको समझने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता तो देन आई एम अवेलेबल इन द क्वेश्चन आंसर सेशन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये जो है वो सेकंड वीडियो एंड होती है। थर्ड वीडियो भी इसके साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि
आपने देखनी है। तो थर्ड वीडियो के लिए भी आप इंतजार करें और उसको भी आपने देखना है यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।